हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है पोलराइजेशन, जो कि वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएससी के बाद हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो पोलराइजेशन क्या होता है। देखो लाइट का जो, जैसे मान लो इधर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये इधर मूव कर रहा है ना, तो इसका वाइब्रेशन जो होता है ना पार्टिकल्स का, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो हर तरफ होते रहता है 3D में। ठीक है, तो ये लाइट ऐसा मूव कर रहा है ना, तो इसके वाइब्रेशन को रोकना, उसको ही बोलते हैं पोलराइज कर देना। मतलब जो ये हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, इसको रोक के किसी एक डायरेक्शन का मतलब एक डायरेक्शन का वाइब्रेशन को बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट कर दो। तो रेस्ट्रिक्ट अगर हम लोग कर दिए तो ये पोलराइज लाइट हो गया। वही आजकल का जो स्पेक्स आता है, उसमें जब तुम स्टोर पे जाओगे ना, तो वो लोग बोलेंगे ये पोलराइज्ड, मतलब इसमें प्रॉपर्टी है पोलराइजेशन का। तो वो जो चश्मा है वो क्या कर सकता है कि इसके वाइब्रेशन को ना रोक सकता है। तो ये बहुत ही डेंजरस लाइट होता है। अगर तुम डायरेक्टली सनलाइट को आँख पे, अगर तुम सन को देखेगा ना, तो ये ऐसा करके आता है, तो डेंजरस होता है। अब उसको अगर तुम पोलराइज कर दिया तो उसका इफेक्ट जो है, तुमको इमेज तो दिखेगा लेकिन तुम्हारे आँख पे इफेक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो पोलराइज्ड है, उसका वाइब्रेशन हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। तो द फेनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये अनपोलराइज लाइट था इधर वाला। अब इसमें बेसिकली ना हम लोग दो ठो वाइब्रेशन दिखाएंगे। जैसे यहाँ तो सब डायरेक्शन में हो रहा है, एक अप डाउन और एक इस प्लेन के अंदर बाहर, ऐसा प्लेन के अंदर बाहर ऐसा करके हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम ऐसा करके डॉट से दिखाएं। तो डॉट मतलब तुमको समझ जाना ये अंदर और बाहर ऐसा, और प्लेन मतलब अप एंड डाउन। क्लियर? अब ये मान लो एक पोलराइज़र है, ये क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। इसमें मान लो ऐसा करके स्लिट टाइप का ये स्पेस है, तो ये वाइब्रेट कर करके ऐसा जो वेव जा रहा है, इसमें ये वाला तो पास कर जाएगा। देखो ये तो पास कर गया, लेकिन जो इधर ऐसा वाइब्रेट कर रहा था, ये वाला जो ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, वो यहाँ से पास नहीं कर पाएगा क्योंकि टकरा गया ना इधर। ये तो स्लिट मतलब जो वर्टिकल वाला वाइब्रेशन है उसको जाने दिया, और ये वाला पास नहीं कर पाएगा। मतलब जो ऐसा ऐसा वाइब्रेट कर रहा था वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो इधर हमको सिर्फ ये मिला, तो हम लोग क्या किए, इसके वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिए ना, तो ये जो लाइट हुआ ये पोलराइज लाइट हुआ। ठीक है, और मतलब तुम क्या बोल सकता है, ये जो प्लेन हुआ ये वाला, इस प्लेन में ही तो ये वाइब्रेट कर रहा है, तो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हुआ। और पोलराइज किस प्लेन में कर दिए, इस प्लेन में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, तो इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जिस प्लेन का वाइब्रेशन को हम रोक दिए वो हो जाएगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, अब क्या क्या तरीके से हम लोग पोलराइजेशन कर सकते हैं। तो पहला है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब ये कोई अनपोलराइज लाइट इधर से आया जिसमें सारा वाइब्रेशन प्रेजेंट है, तो वाइब्रेशन देखने का तरीका, सिंबल क्या है, एक तो ऐसा करके बना देंगे और उसमें एक डॉट बना देंगे, ऐसा करके उसमें एक डॉट। ठीक है, तो ये ऐसा आया। अब हमको क्या करना है कि इस डायरेक्शन में ये एक पर्टिकुलर, जब हम लोग एंगल बढ़ाते जाते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पी पे जो कुछ पार्ट जो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा होता है, तो एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पी पे ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाता है एक पर्टिकुलर। क्योंकि यहाँ पे बस ऐसा मान लो कि ये जैसे रे आया तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट किया, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट किया फ्रैक्शन में। ओके, तो एट एन पर्टिकुलर एंगल थीटा पी एक पर्टिकुलर एंगल पे ना जो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाता है। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग नाम देते हैं पोलराइजिंग एंगल, और ये पार्शियली रहता है। ठीक है, इसमें देखो हम सिंबल में क्या दिखा है, एक भी डॉट नहीं दिखा है, मतलब इसका वाइब्रेशन बस ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है। और इसमें यहाँ पे डॉट भी है और ये वाला भी है, दोनों है। तो इसमें सिर्फ एक वाइब्रेशन है, तो ये हो गया कंप्लीटली पोलराइज और ये है पार्शियली पोलराइज। ठीक है, ये अनपोलराइज लाइट जिस एंगल पे इसको इंसिडेंट करवाएं वो है पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज। ठीक है, ब्रेविस्टर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में दो लॉ इंपॉर्टेंट है, ब्रेविस्टर एंड मेलस लॉ जो है उन पे न्यूमेरिकल बहुत ही आता है। ठीक है, तो व्हेन द रिफ्लेक्टेड, अब ये क्या बताएं ना, हम लोग अभी तक क्या पढ़े कि एक पर्टिकुलर एंगल पे ये जो लाइट है वो कम्प्लीटली पोलराइज हो जाएगा, और ये लाइट कौन सा है, रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे विल बी कम्प्लीटली पोलराइज when the reflected and the refracted rays will be perpendicular at that moment,
रिफ्लेक्टेड रे विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। अब देखो ये क्या लॉ था ना, कि जिस मोमेंट पे ये जो लाइट है इंसिडेंट, मतलब ये सॉरी रिफ्लेक्टेड जब पोलराइज हो रहा है ना, उसी इंस्टेंट पे ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर होगा। ये इनका लॉ था। तो जिस एंगल पे, पोलराइजिंग एंगल पे ये मतलब इधर पोलराइज हो गया रिफ्लेक्टेड, उस टाइम पे इन दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से थीटा पी क्या हम लोग निकाल सकते हैं? देखो ये थीटा पी है ना, ये भी थीटा पी होगा। अब ये बोले हैं 90 डिग्री होगा, तो उस हिसाब से ये 90 माइनस थीटा पी होगा ना, क्योंकि ये पूरा तो 180 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा पी। अब हम लोग क्या लगा सकते हैं, ये मान लो एयर है, ये मीडियम है, तो म्यू अगर तुमको निकालना है तो 1 इंटू साइन थीटा पी, स्नेस्ट लॉ लगाएंगे, इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा पी, मतलब कॉस थीटा पी। तो म्यू आ जाएगा tan थीटा पी। देखो वही हम लिखे यहाँ पे, म्यू आ जाएगा tan थीटा पी क्या है? पोलराइजिंग एंगल। म्यू क्या है? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर यहाँ पे म्यू1 म्यू2 होता तो भी हम लोग निकाल लेते हैं। यह आ जाता म्यू1 साइन थीटा पी इज इक्वल्स टू म्यू2 इंटू साइन 90 मतलब कॉस थीटा पी, ऐसा लिख लेते हैं। तो tan थीटा पी आ जाता म्यू1 बाई म्यू2। ओके, तो ये ब्रेविस्टर लॉ तुमको बस सिंपल ये बोले कि जब ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हुआ पोलराइजिंग एंगल पे, उस टाइम पे इनका अलग इन्फॉर्मेशन था कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे तुमको थीटा पी निकालना है, एयर से इसमें जा रहा है, तो म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा पी। एयर वाले के केस में तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब म्यू दिया हुआ इसका √3 इज इक्वल्स टू tan थीटा पी, तो थीटा पी आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एक पहला तरीका था पोलराइज करने का रिफ्लेक्शन से। दूसरा क्या है, रिफ्रैक्शन से कर दो। जैसे मान लो ये जो है ना, ये ब्रेविस्टर लॉ यूज़ हो रहा है, यहाँ पे क्या ये अनपोलराइज्ड गया, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, और ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन वाला तो पोलराइज हो गया, और ये पार्शियली है, ये जो रिफ्रैक्टेड है ये पार्शियली पोलराइज्ड है। अब इस रे को ना फिर से हम लोग इंसिडेंट करवा देंगे, तो इसमें रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली और रिफ्रैक्टेड फिर पार्शियली, लेकिन यहाँ पे भी पार्शियली था, यहाँ पे भी पार्शियल, लेकिन थोड़ा सा पोलराइजेशन तो बढ़ा होगा ना पार्शियली का। तो यही मतलब, जैसे यहाँ पे मान लो 50% पोलराइज हुआ, यहाँ पे 70%, और एक बार और इंसिडेंट कराया तो हो सके ये हो जाए पूरा का पूरा। तो यहाँ से जो रेल निकला उसको फिर से इंसिडेंट करवा दो, तो रिफ्लेक्टेड तो पोलराइज था ही, और पता चला कि यहाँ पे रिफ्रैक्टेड भी पूरा का पूरा पोलराइज हो गया, रिफ्रैक्टेड। तो हम लोग क्या कि रिफ्रैक्टेड का पोलराइजेशन का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मान लो अगर 50% या 70%, यहाँ पे 100% हो गया, तो क्योंकि देखो इसका वाइब्रेशन अब एक डायरेक्शन में बचा, इस डायरेक्शन में, तो ये भी पोलराइज हो गया। ठीक है, तो एक तरीका ये है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म। ये निकोल प्रिज्म, टॉर्मलिन क्रिस्टल, इन लोग क्या करते हैं ना, जैसे ऐसा लाइट गया ना, तो इनमें एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे ये ऐसा भी वाइब्रेट कर रहा है और डॉट डॉट भी है, ऐसा और डॉट डॉट। तो जब लाइट इससे पास करेगा ना, तो ये किसी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा ये। तो अब यहाँ पे देखो, जब लाइट इधर से निकला तो ये किसको एब्जॉर्ब कर लिया, ये ब्लू वाले को। इसका मतलब ये उसके एब्जॉर्प्शन, मतलब ये उसके वाइब्रेशन को ही रेस्ट्रिक्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे जब इधर से आया इधर निकला, तो वी कैन से कि ये जो है वो पोलराइज लाइट बन गया। ये जो पार्ट है ये क्या बन गया, पोलराइज लाइट। ये अनपोलराइज था क्योंकि इसमें वाइब्रेशन 2 डायरेक्शन में था, यहाँ पे 1 डायरेक्शन में। तो ये इसका प्रॉपर्टी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक्रोइज्म। उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और इसी को हम लोग बनाते हैं पोलराइज़र। जो ऐसा करके, जैसे मान लो पोलराइज़र बनाते हैं ना, जो इसको, ये एक्चुअल में ये रहता है, ये चीज़ को ऐसा, मतलब हम लोग ऐसा इसको बस दिखाते हैं कि तुम लोग को समझ में आए। जैसे इसमें ऐसा करके जा रहा है, यहाँ पे डॉट डॉट भी है, तो जब इससे पास होगा तो कौन सा निकल जाएगा, ये वाला। इसका मतलब ये जो पोलराइज़र है ये ऐसा निकोल प्रिज्म से है जो ये डॉट वाले को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब लाइट इधर से बाहर आएगा तो डॉट वाला उसमें नहीं रहेगा। तो यही जो है ये पोलराइज़र जैसा बिहेव करता है। तो इसको क्या क्या हम लोग इसका मटेरियल ले सकते हैं, निकोल प्रिज्म ले सकते हैं, टॉर्मलिन क्रिस्टल ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल इसमें क्या है, एब्जॉर्ब करके उसका पोलराइजेशन कर दिया। ठीक है, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, ये क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ से लाइट आया,
अब लाइट क्या है ना, टकराएगा। तो जैसे अब इसमें क्या क्या अलग अलग थ्योरी है कि इंसिडेंट लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल जो है उसका एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद रिफ्लेक्ट किया, री रेडिएटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जब री रेडिएट किया इधर ऐसा करके, तो इसी को तो स्कैटरिंग बोलेंगे ना, एक आया और मतलब इतना सारा बन गया, तो ये क्या हुआ, एब्जॉर्ब किया एनर्जी और फिर री रेडिएट कर दिया हर डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि ये जो है ना, ये इस डायरेक्शन में, जैसे मान लो इधर से लाइट आया, इधर से लाइट ऐसा आ रहा है अनपोलराइज, ये मॉलिक्यूल जो है इसको क्या किया, अनपोलराइज लाइट ये है, इस मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्ब किया, अब ये री रेडिएट किया ना, तो जो भी डायरेक्शन इंसिडेंट के, ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट के जो परपेंडिकुलर रहता है ना, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, उस डायरेक्शन में कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगा, उस डायरेक्शन में कंप्लीटली ये और ये जो होगा ना वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, स्कैटर्ड लाइट इज इन डिफरेंट डायरेक्शन तो इंसिडेंट लाइट इज स्कैटर्ड लाइट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट। ठीक है, तो इधर से इंसिडेंट आया, ये उसके परपेंडिकुलर निकला, पोलराइज है, ये उसके परपेंडिकुलर निकला, पोलराइज है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं था तो ये पोलराइज नहीं है। तो जो भी इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में स्कैटर करेगा ना वो पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये तरीका है। अब मेलस लॉ देखते हैं। देखो यहाँ पे हम तुमको बताया दो दो रिफ्लेक्शन बस हम लोग लेंगे, तो एक ऐसा करके, जो ये ऐसा करके जा रहा है तो ये इससे पास कर जाएगा। ठीक है, ऐसा, लेकिन जो वाइब्रेशन ऐसा करके है वो उसको क्या करेगा, ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा, वो आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इधर अनपोलराइज लाइट है तो इधर जो निकलेगा वो पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तुम कैसा भी रोटेट कर दो, हम लोग तो यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि हर डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, मतलब वाइब्रेशन हो रहा है ऐसा करके, तो इसको तुम किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो इस पोलराइजर को, तो कुछ ना कुछ लाइट तो हमको मिल ही जाएगा। ठीक है, और इसका इंटेंसिटी अगर आई नॉट है ना तो ये आता है आई नॉट बाई 2, ये हम लोग देख लेंगे एवरेज वैल्यू से। अनपोलराइज लाइट जो होता है ना उसका आधा इंटेंसिटी इधर आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखो, कि जैसे मान लो पोलराइज लाइट है, पोलराइज लाइट मतलब ये एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है जो कि अप और डाउन है, ऐसा ये वाइब्रेशन है। ठीक है, ये अब इसमें ये ऐसा करके अगर रहता तब तो पूरा पास कर जाता। अब इसमें बोला कि इस पोलराइजर को हम ना घुमा दिए थीटा से, इस पोलराइजर को हम थीटा से घुमा दिए, तो पहले जो यहाँ पे था वो घूम के ऐसा हो गया, तो कितना इंटेंसिटी पास कर जाएगा। तो तुम देखो ना, ये जब ऐसा करके आता तो इसमें एम्पलीट्यूड ए टकरा रहा था, ए, अब इसका कंपोनेंट ले लो तो ये क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा, यहाँ पे ए था लेकिन ए को तो ये जाने नहीं दे रहा, ऐसा वाले वेव को जाने नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा करके अगर कोई वेव चला गया ऐसा, ठीक है, तो इधर से जो बाहर आया वो है ए कॉस थीटा जो इस पोलराइजर से पास हो जाएगा। तो देखो इंसिडेंट वेव ऐसा था लेकिन उसका अब कंपोनेंट बन के ऐसा वाला वेव जो होगा इससे बाहर आएगा और उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, थीटा से हमने उसको क्या किए, घुमा दिए। ओके, ऐसा करके, तो यही था मेलस लॉ, ये मेलस का लॉ है, ये हम नहीं बोल रहे। ठीक है, अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ए स्क्वायर जो था इसका इंटेंसिटी आई नॉट है, आई नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और इसका इंटेंसिटी हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर तो आई नॉट के बराबर है, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाहर का इंटेंसिटी हो जाएगा। मतलब अगर किसी पोलराइज, मतलब ऐसा करके लाइट आ रहा है, इससे तुम थीटा एंगल से इस पोलराइजर को घुमा दो तो इधर का इंटेंसिटी हो जाएगा, यहाँ का इंटेंसिटी आई नॉट है ना, तो आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और वही हम बोले थे कि कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू 1/2। तो अगर अनपोलराइज लाइट इधर है, अनपोलराइज, तो उसका एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 2।
यहाँ पे I0/2 पुट कर, तो अनपोलराइज लाइट अगर है तो कैसा भी इसको थीटा से घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से जो इंटेंसिटी जाएगा वो I0/2 जाएगा। ये I0 cos स्क्वायर थीटा किसके लिए है? पोलराइज्ड के लिए, मतलब पहले से पोलराइज्ड है, उसको फिर से हम अगर किसी पोलराइजर से पास करवाएं जो कि थीटा एंगल से टिल्टेड है, तो इधर का इंटेंसिटी हो जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा। और अगर पहले से कोई अनपोलराइज्ड है उसको अगर हम इस पोलराइजर से पास कराएं तो थीटा के इंडिपेंडेंट इधर का इंटेंसिटी होगा I0/2। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे क्या है, ए एंड सी आर इन क्रॉस्ड पोजीशन। क्रॉस मतलब क्या, अगर ये ऐसा वाले को अलाउ कर रहा है तो सी जो है वो ऐसा वाइब्रेशन को अलाउ करेगा। ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पोलराइड सी, इससे जो ट्रांसमिट हो रहा होगा। ओके, अब देखो ये अनपोलराइज्ड है ना, तो इससे जो लाइट पास होगा उसका इंटेंसिटी I0/2 होगा, और साथ साथ ये पोलराइज्ड भी हो चुका होगा, साथ साथ ये पोलराइज, क्योंकि यहाँ पोलराइजर लगा हुआ है। अब जब ये पोलराइज लाइट इधर से जाएगा तो ये देखो यार, अब यहाँ से थीटा एंगल पे, तो इधर का इंटेंसिटी कितना आएगा बताओ, I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा ये दोनों अगर क्रॉस पोजीशन है तो ए और सी में कितना एंगल है यार, 90 डिग्री। ए और सी में 90 डिग्री है, तो ए और बी में अगर थीटा है तो बी और सी में 90 माइनस थीटा होगा। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, इसका जो ये वाला पार्ट है और ये वाला, इसमें अगर तुम ऐसा करके सीधा किया ना तो ये जो एंगल है ना ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, देखो ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है इसमें तो 90 डिग्री ये समझ आ रहा है। अब बी जो है वो ए से थीटा बना रहा है तो सी से वो 90 माइनस थीटा बनाएगा। तो यार पहले यहाँ से कितना निकला I0/2, और ये पोलराइज हो चुका है। यहाँ से कितना निकलेगा I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कितना निकलेगा I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें कितना एंगल है, कॉस स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा। देखो ये चीज़ यही तो ड्रॉ की है ना, देखो यहाँ पे ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से I0/2 निकला, इससे जो निकला उसका इंटेंसिटी I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा, इससे जो निकला I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये साइन स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से जो इंटेंसिटी फाइनली बाहर आया वो है ये चीज़ I0, इसको तुम 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 4 से इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख के साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू फॉर थीटा को मैक्सिमम करने के लिए ये जो चीज़ है वो मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब यही बोल रहा है कि सी से मैक्सिमम लाइट बाहर आए, सी से मैक्सिमम लाइट बाहर आए तो थीटा कितना हो। तो यहाँ पे क्या कर लो, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब 2 थीटा 90 होगा, तो थीटा को 45 डिग्री कर लो, तो थीटा 45 ये पूरा 1, और मैक्सिमम इंटेंसिटी आ सकता है I0/8। और मिनिमम क्या हो सकता है, जब 2 थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो मिनिमम हो जाएगा 0, साइन 0 0। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रॉस्ड पोजीशन वाला। फिर एक प्रीवियस मेंस का देखते हैं। इसमें क्या है ना कि इधर से 2 लाइट को भेजें, देखो ये ए और बी दोनों अलग अलग लाइट है, बोथ पोलराइज्ड। अब वेन पोलरॉइड, अब इसमें क्या है ना, इसका जो पास एक्सिस है वो कुछ ऐसा है कि एक का जो इधर इंटेंसिटी आ रहा है वो पूरा का पूरा आ जा रहा है और दूसरे का कुछ भी नहीं आ रहा है। तो एक का जो वाइब्रेशन है वो हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली इसका जो ये जो जिधर स्लिट है ऐसा करके उसके अलॉन्ग ही होगा, तभी पूरा का पूरा ए आ जा रहा है। और बी जो होगा वो इसके जस्ट एकदम परपेंडिकुलर है ऐसा, तो बी का बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है, दोनों पहले से पोलराइज्ड है। तो ए का पूरा आ गया और बी का कुछ भी नहीं आ पाया। अब क्या बोल रहा है कि व्हेन पोलरॉइड इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री देन आई ए डैश इक्वल्स टू आई बी डैश। इसको जब 30 डिग्री से हम रोटेट कर दे रहे हैं ना, तब ए का कुछ आया और बी का भी उस वक्त कुछ आ जा रहा है, और वो जो आई ए डैश और आई बी डैश है रोटेट करने के बाद वो दोनों बराबर है, वो रोटेट करने के बाद बराबर है। तो हम लोग को आई ए बाई आई बी निकालना है। ठीक है, तो यार इसको अगर हम 30 डिग्री से रोटेट कर दें तो ए का कितना इंटेंसिटी पास करेगा, आई ए इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि अभी पूरा का पूरा पास कर जा रहा है, तो रोटेट करेंगे तो आई ए इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। और बी का कितना एंगल बन जाएगा, बी तो ऐसे करके है तो अभी पास नहीं कर रहा है, और इसको 30 से अगर रोटेट कर देंगे तो बी का जो एक्सिस है वो तो इधर वाला है,
तो उससे 60 डिग्री बनाएगा। ये जो स्लिट होगा उससे ये ऐसा रोटेट हो जाएगा, तो बी से 60 डिग्री बनाएगा। ए से 30 बनाया और बी से 60 बनाएगा, ठीक है। तो आई ए कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा आई ए डैश, और आई बी कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा आई बी डैश। तो इन दोनों को बराबर कर लो, दिस इक्वल्स टू दिस दिया हुआ है, तो आई ए बाई आई बी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और मेंस का है, देखो यहाँ पे लाइट जो है ना वो किधर से किधर जा रहा है, म्यू2 से, मतलब इस साइड से ऐसा जा रहा था, तो एक रिफ्लेक्ट हुआ कुछ और कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, ओके। अब हमको देख के ही लग रहा है कि ये किधर से किधर जा रहा है, डेंसर से रेयर, तभी तो रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया म्यू2। ये जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2 है, और ये म्यू1 दिया हुआ है। अब थीटा से क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल याद होगा जहाँ पे लाइट टी आई आर करता है, और थीटा पी पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। लाइट इज मूविंग फ्रॉम म्यू2 टू म्यू1 इफ साइन थीटा सी बाई साइन थीटा पी इक्वल्स टू 1.28 द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 बाई म्यू2 इज। अब तुम सिंपल कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें हम लोग क्या करना है, देखो यहाँ पे ऐसा कर लो, ये अगर थीटा सी है, अगर मान लो जैसे मान लो ये लाइट अगर ऐसा जाता, लाइट अगर क्रिटिकल एंगल बना लेता, जब लाइट ऐसा, ये तो क्रिटिकल एंगल बनाता है तो क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे ये बनाता थीटा सी और यहाँ पे ये बना लेता 90 डिग्री, ठीक है। तो म्यू2 साइन थीटा सी इक्वल्स टू म्यू1 साइन 90। जब क्रिटिकल एंगल होता है तो यही तो लिखते हैं, म्यू2 साइन थीटा सी इक्वल्स टू म्यू1 साइन 90, तो साइन थीटा सी इतना आ जाता, ओके। अब जब पोलराइज हो रहा होगा तो तुमको याद है ये थीटा पी है, ये थीटा पी, और ये 90 माइनस थीटा पी, ये दोनों अलग अलग केस का हम लोग को लेना है, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू थीटा पी, उस वक्त क्या हो जाएगा, म्यू2 साइन थीटा पी इज इक्वल्स टू म्यू1 इंटू साइन 90 माइनस थीटा पी, मतलब कॉस थीटा पी, तो साइन थीटा पी बाई कॉस थीटा पी इज इक्वल्स टू म्यू1 बाई म्यू2, ठीक है। तो यहाँ पे साइन, अब तुमको देखो यहाँ पे कि साइन थीटा पी बाई कॉस थीटा पी इक्वल्स टू म्यू1 बाई म्यू2, ओके, और साइन थीटा से इक्वल्स टू म्यू1 बाई म्यू2। अब म्यू1 बाई म्यू2 अगर तुम बराबर कर दो, मतलब कि म्यू1 बाई म्यू2 यहाँ पे भी म्यू1 यहाँ पे, तो साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू साइन थीटा पी बाई कॉस थीटा पी, ये चीज़, और तुमको एक ये वैल्यू दिया हुआ है साइन थीटा सी बाई साइन थीटा पी, यहाँ से उसको 1.28 अगर लिख ले तो 1 बाई कॉस थीटा पी जो आ जाएगा 1.28 आ जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा पी, ठीक है। तो अगर कॉस थीटा पी 1 बाई 1.28 है तो साइन थीटा पी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1.28 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1.28। ये क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा पी, और हमको कॉस थीटा पी पता है, ठीक है। तो म्यू1 बाई म्यू2 क्या हो जाएगा, साइन थीटा पी बाई कॉस थीटा पी, यहाँ से दोनों निकाल लो, पुट कर लो, या तो ये चीज़ वही सेम चीज़ हम किए, साइन थीटा पी को ऐसा लिख के जनरल टर्म में पहले निकाल लिए, और वहाँ से म्यू1 बाई म्यू2 आ जाएगा 0.8, ठीक है। तो ये खत्म होता है पोलराइजेशन, ऐसा ही है। इसमें तुम लोग को ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो लॉ इंपॉर्टेंट है, एक मेलस लॉ और दूसरा हो गया ब्रेविस्टर लॉ, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा।